तो बच्चों आज का पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास एरिया है, किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। ठीक है, पहले सामान्य समझते हैं। सामान्य रूप से ये समझिए कि ये एक एरिया है और ये मान लीजिए जो मैं डाल रहा हूँ इसमें पेन, ये सब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी। तो जैसे ये जा रही है ना, इसमें से ये 3 4 चलेगी जैसे, तो किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। और इसको ज़्यादा प्रिसाइसली डिफाइन करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। अगर मान लिया कि यूनिट एरिया में से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर सपोज की जो एरिया है उसमें से 100 लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 100 × 1। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, एरिया से, तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें कंडीशन ऐसा कर सकते हैं, जैसे अभी तक तो ये हमने परपेंडिकुलर रखा था। अब सपोज कीजिए कि एरिया ऐसा हो जाए और ये ऐसे पास हो रही हो, तो अब की बार एक दिक्कत क्या है, जैसे अभी एरिया ऐसा था परपेंडिकुलर, दोनों की बीच का एंगल 0 डिग्री हो जा रहा था। अब मान लिया वो एंगल 0 डिग्री ना होके एरिया ऐसा हो गया इन सम एंगल। मीनिंग ऐसी होगी कुछ कि सपोज कि एरिया ऐसा हो गया और ये लाइन ऑफ फोर्सेस हो गई, यानी कि इनके बीच का एंगल अब 0 डिग्री नहीं था। जैसे यहाँ पर क्या था कि एरिया भी ऐसी था और लाइन ऑफ फोर्सेस भी ऐसी, दोनों के बीच का जो एंगल था वो 0 डिग्री। अब की बार ये सम एंगल पर है, तो जो ये होगा आपका एरिया, इसका जो ds है वो तो ऐसा हो गया और ये लाइन ऑफ फोर्सेस और इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा कि E का हम ds की ओर कंपोनेंट ले लें या ds का E की ओर कंपोनेंट ले, एक ही बात है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। तो ये जो हो गया फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे इसको, और डिनोट करेंगे, सपोज इस स्मॉल एरिया की बात करी तो उसको डिनोट करेंगे d phi E। तो d phi E इज इक्वल टू आ गया E ds cos थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे E डॉट ds। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और E और ds के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। तो सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E, और अगर सपोज एरिया A या S हो तो E डॉट S होता है। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं गॉस थ्योरम पे, क्योंकि गॉस थ्योरम से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना ज़रूरी था। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, कंडीशन भी ध्यान रखना कि हमारे पास सपोज ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर हमने Q चार्ज रखा है, सपोज प्लस Q चार्ज रखा है, ध्यान रखना क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड रखा है, आउटसाइड की बात नहीं कर रहा है। आउटसाइड में क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर हमने Q चार्ज रखा है तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi E, वो नॉर्मली क्या होगा, E डॉट ds मैंने बताया था, तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, टोटल के थ्रू निकाल लेंगे ना। सपोज इसका टोटल एरिया S हो गया और ds इसका एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो इस टोटल क्लोज्ड सरफेस के अंदर से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसमें 2 चीज़ें आई हैं, एक तो ये S, ये तो पता है आपको, सरफेस एरिया को शो कर रहा है, और ये है, इसका अर्थ क्या है कि ये सरफेस क्लोज्ड है, यानी कि ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है Q/ε0। Q जो चार्ज उसने अपने अंदर बाउंड किया है, अगर ये चार्ज अंदर की जगह बाहर होगा तो फिर कितना होगा उसको देखेंगे, वैसे ये बाहर के लिए वैलिड नहीं होता है।
सिर्फ इनसाइड चार्ज बाउंड होना चाहिए। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज बाउंड है, उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, ई डॉट डी एस, और यही किसके इक्वल भी होना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। तो सामान्य रूप से गॉस थ्योरम को हम ऐसे भी कहते हैं कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, और इस क्यू चार्ज से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है यहाँ पर आर डिस्टेंस पर डी एस। क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर ये ई और डी एस सेम डायरेक्शन में ही हो गए, तो ई डॉट डी एस, ठीक है ना, ये हमारा फ्लक्स हो गया फाई ई, ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा इस पर, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही नॉर्मल के अलॉन्ग है, क्योंकि हमने सेम डायरेक्शन में लिया है। ई और डी एस के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो गया। ध्यान रखना कि एंगल 0 वहाँ नहीं होगा जहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। यहाँ पर कोण आपका कुछ इस तरह का बनेगा। सामान्यतः अगर हमारा कोण ऐसे ही बनता है इक्वल डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर ये एंगल हमेशा 0 ही होगा। तो ये आ गया ई डी एस। अब बात आई इस ई की। ई कैसा होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर ये हमारा एक एरिया है। तो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू चार्जेस है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने पहले भी निकालना सीखा है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन 4πε0 तो बाहर आ गया, यहाँ के अंदर बचा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, डी ओमेगा क्या था, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा 0 है तो ये 1 हो गया, कॉस 0 1, तो ये क्या आ गया, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फिर वैल्यू हो गई डी एस अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। अब आप देखिए ये हमारा पूरा एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, जिसका टोटल सरफेस एरिया ऐसा है। अब हम इसका टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो यानी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो डी ओमेगा बनता है, कितना बनता है, हमने पहले वीडियो में देखा था 4 पाई। तो जो ये फाई ई है वो कितना बन गया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और साथ में क्यू अपॉन 4πε0 भी हुआ। तो ये हो गया, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया कि ई डॉट डी एस जो था फ्लक्स के इक्वल, एस इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी कि कोई भी सरफेस है क्लोज्ड, वो अपने अंदर क्यू चार्ज को बाउंड कर रहा है, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अब हम देखते हैं इसमें केस कि जब ये चार्ज इस सरफेस के आउटसाइड है तब क्या होता है। तो एक कंडीशन लेते हैं कि जब हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज बाहर है, तो देखिए यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस गई, एक सरफेस यहाँ बना, एक सरफेस यहाँ बना। तो इसका जो डी एस होगा वो इधर को जाएगा, इसका डी एस इधर को। ऐसा क्यों, क्योंकि डी एस की डायरेक्शन है सरफेस से आउटवर्ड, ठीक है, सरफेस से आउटवर्ड। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये जो डी ओमेगा है, जब इस सरफेस की बात करेंगे, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही चलेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन डी एस की डायरेक्शन यहाँ आउटवर्ड इधर को, यहाँ इधर को आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो डी ओमेगा देखो वो क्या होगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ के लिए जब हम डी ओमेगा की बात करेंगे, यहाँ के लिए थीटा 180 से बड़ा है, नहीं 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है।
तो यहाँ का जो डी ओमेगा हो जाएगा वो नेगेटिव, यहाँ के लिए डी ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ के लिए पॉजिटिव। तो जब हम आउटसाइड वाले के लिए रूल लगाएंगे तो इससे पहले वाले में जब हमने देखा था कि जो फ्लक्स की वैल्यू थी, अब की बार ये दो सरफेस में ब्रेक हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये डॉट डी एस, तो ये इंटीग्रेशन दो तरह से चलेगा, एक S1 के लिए चलेगा और एक S2 के लिए, क्योंकि दो जगह से फ्लक्स निकलेगा, इस सरफेस से और इस सरफेस से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q/4πε0 तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले सरफेस के लिए क्या होगा कि जब ds cos थीटा अपॉन, सपोज ये r1 डिस्टेंस हो जाए r1 स्क्वायर, और दूसरे सरफेस के लिए इस S1 सरफेस कर देते हैं इसको, और इसको S2 सरफेस। तो S2 सरफेस के लिए ds cos थीटा अपॉन r2 स्क्वायर, इसके लिए डी ओमेगा, ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, डी ओमेगा की, ये भी डी ओमेगा की। तो कंडीशन क्या आएगी कि इस वाले के लिए डी ओमेगा हो जाएगा नेगेटिव और इस वाले के लिए डी ओमेगा पॉजिटिव। कट के कितना आ गया, 0। यानी कि अगर चार्ज बाहर है तो बाहर चार्ज रखने पर सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें अगर आप कैसे भी देखें, ये हमेशा इवन नंबर के पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करेगा। मीनिंग क्या है कि अगर आपका पास कोई सरफेस ऐसा हो जाए, देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर चार्ज रखें, देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 10, हमेशा इवन नंबर के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पहले वाले पर डी ओमेगा माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यानी कि ये माइनस डी ओमेगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कट के कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर चार्ज आउटसाइड में होगा तो सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा।